नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वीडियो की? उम्मीद है सबने तैयारी कर ली होगी अच्छी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं बूस्टर एकेडमी की वीडियो टेस्ट सीरीज का टेस्ट 2 लेके आई हूँ आज। इससे पहले मैं टेस्ट 1 डाल चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। और मैंने कलाम की भी वीडियो के सारे टेस्ट डाल दिए हैं फाइनल टेस्ट, तो उनको भी आप लोग देख लेना। अब आपने मैटर तो पढ़ ही लिया होगा सारा और रिवीजन भी कर चुके होंगे, तो लास्ट टाइम में इन क्वेश्चंस को देखिए और इसको रिवाइज कर लीजिए जो जो नए फैक्ट्स लग रहे हैं आपको। ये टेस्ट 2 है और ये कपिल सर की टेस्ट सीरीज है। कपिल चौधरी सर बहुत फेमस है राजस्थान में। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर रहेगा और उसकी व्याख्या भी रहेगी। व्याख्या के माध्यम से क्या फायदा होगा हमको कि हम एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन और याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य पाषाण काल के हैं ये। बागोर कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में है और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में है। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। देखो ये संस्कृति काल दे रखे हैं और ये स्थल दे रखे हैं। जैसे पूरा पाषाण काल है तो उससे संबंधित स्थल है डीडवाना, जायल, पहानगढ़, विराटनगर, दर और इंद्रगढ़। इसके बाद मध्य पाषाण काल तो बागौर, विराटनगर, तिलवाड़ा। फिर नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है आहड़, कालीबंगा, गिलुंड, झर। फिर है ताम्र पाषाण काल। ताम्र यानी कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है। तो बागौर, तिलवाड़ा, बालाथल। फिर है ताम्र युगीन, है ना। यहाँ पे तो क्या था, ताम्र पाषाण था, ये सिर्फ ताम्र युगीन है। तो इसमें क्या आ जाएगा? गणेश्वर सीकर जो सबसे फेमस है। साबणिया, पोगल, बूढ़ा पुष्कर, बेणेश्वर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितवाड़ी, कुराड़ा, पलाना, मला, कोल माहोली, ये सारे ताम्र युगीन स्थल हैं। इसके बाद नेक्स्ट लौह युगीन कौन कौन से हैं? तो नोह, भरतपुर, सुनारी, विराटनगर, जोधपुरा, है ना। ये जोधपुरा जयपुर वाला जोधपुरा है ये। सांबर, रैड, नगर, नैनवा, भीनमाल, नगरी, चक 84 और तरखान वाला, ये दोनों श्रीगंगानगर में है। इसवाल, उदयपुर, है ना। ये सारे लौह युगीन स्थल हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, सारे स्थलों को। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तथ्यों का मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए हम देख लेते हैं। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी ये? तो 5 फरवरी 1615 में हुई। फिर किंगोली का युद्ध, तो ये 13 मार्च 1807 में हुआ ये। फिर खानवा का युद्ध, तो ये अपने 17 मार्च 1527 में हुआ। और प्रताप का राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप, तो कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच, है ना। ये दोनों आपको शासक जो है याद रखने हैं, किसके बीच में हुई? जहांगीर और अमर सिंह जो है महाराणा प्रताप के बेटे, उनके बीच में हुई। अमर सिंह का शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी था, ठीक है। तो ये याद नहीं भी रखो तो आपको तो ये किस के बीच में हुई है और कब हुई है याद रखना है। संधि का प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से हरिदास झाला और शुभकरण ने प्रस्तुत किया। तो इसका प्रस्ताव मेवाड़ की ओर से प्रस्तुत करने वाले कौन थे? हरिदास झाला और शुभकरण। संधि के अनुसार राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। कर्ण सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। चलिए ये सारे मतलब इसके संधि के टर्म्स एंड कंडीशन थे, ठीक है। फिर आता है गिंगोली का युद्ध, ये 13 मार्च 1807 में हुआ। कहाँ पे है ये? गिंगोली, परबतसर, नागौर का युद्ध है ये, ठीक है। जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौर की सेना के बीच में लड़ा गया। कौन कौन है गिंगोली के युद्ध में? ये हमें याद होना चाहिए, है ना। तो कौन है? जयपुर के महाराजा है जगत सिंह सेकंड, ठीक है, जगत सिंह सेकंड। और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौर, तो मान सिंह, जगत सिंह सेकंड और मान सिंह के बीच में हुआ। विजयी कौन हुआ?
तो जयपुर के राजा जगत सिंह जो सेकंड है वो विजयी हुए। यह लड़ाई मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के विवाह पर विवाद के कारण शुरू हुई, जो जयपुर और जोधपुर के शासकों के बीच प्रतिद्वंदिता का विषय बन गई। ठीक है, तो मतलब ये युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि दोनों ही जो थे जगत सिंह और मान सिंह, ये मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी, उससे विवाह करना चाह रहे थे, इस वजह से ये युद्ध हुआ। जोधपुर के राजा भीम सिंह की शुरुआत में राजकुमारी कृष्ण कुमारी से शादी हुई थी। हालांकि शादी होने से पहले ही राजा भीम सिंह का निधन हो गया। गिंगोली पर्वतसर की लड़ाई न केवल क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के बारे में थी, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों, सत्ता संघर्ष और दुखद परिणामों से भी जुड़ी हुई थी। ठीक है, चलिए, जो इम्पोर्टेंट था किस किस के बीच में हुआ ये हमें याद रखना और कब हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ ये। ठीक है, डेट इसकी अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच हुआ। ठीक है, तो किसके बीच में हुआ? एक तो बाबर और एक राणा सांगा के बीच में। कब हुआ? 17 मार्च 1527 में हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। ठीक है, सांगा जो है अपने हार गए थे। और जगह कौन सी थी? तो ये भरतपुर के पास खानवा गांव है, वहां लड़ा गया है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ये पानीपत के युद्ध के बारे में बता रहे हैं। अब है प्रताप का राज्याभिषेक। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 में। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, पहला राज्याभिषेक जो है, दो उनके राज्याभिषेक हुए, तो पहला जो फर्स्ट जो हुआ कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में हुआ, और 28 फरवरी 1572 को हुआ। लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। ठीक है, तो क्या है कि भाई पहला तो कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में ही हो गया, लेकिन अच्छे से मतलब विधि विधान पूरा है ना, सही तरीके से जो हुआ वो कब हुआ? 1572 में हुआ, लेकिन वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ठीक है, उसमें मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे, है ना। चंद्रसेन प्रताप का अग्रगामी भी बोलते हैं चंद्रसेन को। ठीक है, भूला बिसरा राजा भी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका असत्य कथन सी ऑप्शन हो जाएगा। इस सभा का तीसरा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। चलिए, अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई। यही इसका पहला अधिवेशन कहलाता है। तो कब स्थापना की गई राजपूताना मध्य भारत सभा की? 1918 में। कहाँ पे की गई? चांदनी चौक जो है दिल्ली में, है ना, वहां पे एक मारवाड़ी पुस्तकालय है, तो वहां पे इसकी स्थापना की गई। इसके बाद ठीक है, रियासती जनता का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। इसका प्रथम अधिवेशन महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित गिरधर शर्मा ने की थी। इसका मुख्यालय कहाँ? कानपुर में रखा गया, जो उत्तरी भारत में मारवाड़ी पूंजीपतियों और मजदूरों का सबसे बड़ा केंद्र था। देशी राज्यों की प्रजा का यह प्रथम राजनीतिक संगठन था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो मतलब देशी रियासतें थी ना, उसका जो है ये प्रथम, मतलब वहां की जनता का जो है प्रथम राजनीतिक संगठन था। ठीक है, 1918 में स्थापना की गई और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गिरधर शर्मा ने, और इसका मुख्यालय कानपुर रखा गया। ठीक है, इसके बाद इसमें योगदान किस किसने दिया? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, शारदा, है ना, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयोग थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का अध्यक्ष सेठ जमनालाल बजाज को तथा उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। ठीक है, यही सब है, मतलब ये राजनीतिक जागृति वगैरह लाने का प्रयास किया इन्होंने और यही सब। ठीक है, चलिए, अब इसका दूसरा अधिवेशन देखो, 29 दिसंबर 1919 अमृतसर में आयोजित किया गया, जबकि मार्च 1920 में तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में। ठीक है,
तो पहला तो हम देख ही चुके थे, पहला अधिवेशन, ठीक है, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ, चांदनी चौक के वहाँ पे। दूसरा अधिवेशन जो है ये कहाँ पे हुआ इसका? अमृतसर में हुआ, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ? अजमेर में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। इसके बाद ये पूरा है, आप इसको डिटेल में पढ़ देना। जो क्वेश्चन में था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। एकीकरण दे रखा है और राज प्रमुख दे रखे हैं, तो असंगत बताना। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो असंगत हो जाएगा। पहले चरण के जो राज प्रमुख थे वो उदय भान सिंह थे, ठीक है। शोभाराम कुमावत नहीं थे। शोभाराम कुमावत तो प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। शोभाराम कुमावत तो क्या थे? प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। इसके पहले चरण की जो राज प्रमुख है वो उदय भान सिंह थे और वो अलवर के थे, ठीक है। द्वितीय चरण, बाकी सारे सही हैं तो हम दूसरे भी देख लेते हैं। द्वितीय चरण के महाराणा भीम सिंह थे, ठीक है, ये कोटा के थे। तृतीय चरण के महाराणा भूपाल सिंह, ये अपने मेवाड़ रियासत उदयपुर के थे। चतुर्थ चरण के जो सवाई मानसिंह सेकंड, ये अपने जयपुर के थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हम। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। इधर आंदोलन दे रखा है और संबंधित घटना दे रखी है, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। चलिए अब हम मिलान कर लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन, तो उसका गोविंदपुरा हत्याकांड उससे संबंधित है। फिर बूंदी किसान आंदोलन, डाबी हत्याकांड, भूमट भील आंदोलन, नीमड़ा हत्याकांड और सिरोही भील आंदोलन, सियावा हत्याकांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 सुमेलित करना है हमें। समाचार पत्र और स्थान दे रखा है। चलिए कहाँ से उस समाचार पत्र का प्रकाशन होता था? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है उसका स्थान है जोधपुर, ठीक है। प्रजा सेवक जोधपुर। फिर इसके बाद नवीन राजस्थान, तो इसका अजमेर हो जाएगा। लोकवाणी, तो इसका जयपुर हो जाएगा। और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर। तो थोड़ी बहुत ट्रिक लगा के भी आप याद कर सकते हो अगर याद नहीं होता है तो। जैसे कि हम देख लेते हैं कि सज्जन है ना, सज्जनगढ़ कहाँ है ना, कहाँ पे है सज्जनगढ़? उदयपुर में। तो हमने मिलान कर लिया कि सज्जन कीर्ति सुधाकर भाई उदयपुर में है। फिर लोकवाणी, अब लोकवाणी मतलब कहाँ जाके हम बोलेंगे, कुछ हमें आवाज उठानी होगी तो हम कहाँ जाते हैं? राजधानी में जाते हैं। तो ये जयपुर हो जाएगा, है ना। लोकवाणी के लिए जयपुर जाना पड़ेगा हमें। फिर इसके बाद नवीन राजस्थान, हम सबको पता ही है नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है वो अजमेर से प्रकाशित होता था। और प्रजा सेवक, प्रजा की सेवक भैया अपन ने राजस्थान में किसने की है? तो अशोक गहलोत ने की है। वो कहाँ के थे? तो जोधपुर के। ऐसे छोटी मोटी ट्रिक बना के हम याद कर सकते हैं। इसकी व्याख्या दे रखी है तो आप इसको देख लेना व्याख्या। जैसे मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। नवीन राजस्थान, इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। यह राजस्थान सेवा संघ का प्रमुख समाचार पत्र था, ठीक है। इसमें किसान आंदोलन की खबरें वगैरह प्रकाशित होती थी। इसका ध्येय वाक्य स्लोगन हम याद रख सकते हैं। धन वैभव की चाह नहीं जीवन ना रहे, ठीक है। तो ये इसका स्लोगन था। बाकी ये सब 1923 में जो है इस समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो यही देखना है कि भाई शुरुआत कब हुई? 1922 में हुई। विजय सिंह पथिक जो है अजमेर से प्रकाशित करते थे, ठीक है। और राजस्थान सेवा संघ का ये महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। इसके बाद प्रजा सेवक, ये प्रजा सेवक हमने देख ही लिया था, ये जोधपुर से प्रकाशित किया जाता था। और इसकी शुरुआत जो है 1940 में हुई थी। और ये अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। फिर सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये हम देख ही चुके, उदयपुर से। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह जो थे उन्होंने 1876 में उदयपुर में सर्जन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और इसी से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन होता था जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर, ठीक है। इस पत्रिका में मेवाड़ क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। फिर आता है लोकवाणी, तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि ये जयपुर से प्रकाशित होता था। 1943 में जो है शुरू किया गया था। कब? 1943 में। इसका संपादन जो है वो देवी शंकर तिवारी करते थे। और इसका जो प्रकाशन है वो जमनालाल बजाज की स्मृति में किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट, और अन्य समाचार पत्र भी है देखो, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, एक क्वेश्चन तो आता ही है इससे। मजहरुल सरूर, यह समाचार पत्र की शुरुआत 1849 में हुई। कहाँ से हुई? भरतपुर से। दो चीजें तो आपको याद रखनी है, कब हुई, कहाँ हुई और किसने की। ठीक है, तो शुरुआत 1849 में भरतपुर से हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था, और ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी चाहे आपको याद हो न हो, पहला तो हमें याद रखना ही होता है। ठीक है, तो ये 1849 में भरतपुर से और हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं में, और ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र था। फिर आता है राजपूताना गजट, इसकी शुरुआत 1885 में हुई। मौलवी मुराद अली बीमार द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, राजपूताना गजट। मोती बेगम नामक महिला पत्रकार इस समाचार पत्र से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महिलाओं का उल्लेख कहीं कहीं पे आता है, तो जहां आता है वहां हमें याद रखना है। राजपूताना गजट, मोती बेगम। ठीक है, फिर इसके बाद राजस्थान केसरी, इसकी शुरुआत 1920 में हुई। विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, काफी क्वेश्चन आते हैं राजस्थान केसरी से, है ना। तो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, कहाँ से राजस्थान केसरी? राजस्थान समझ के हमें राजस्थान नहीं करना है। ठीक है, ये वर्धा से। इसके बाद इसका नामकरण केसरी सिंह बारठ के नाम पर किया गया था, और इसको वित्तीय सहायता कौन देते थे? तो जमनालाल बजाज देते थे। बाद में इसको अजमेर से प्रकाशित किया गया, और फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया। फिर आता है तरुण राजस्थान, शुरुआत कब हुई? तो 1923 में हुई। रामनारायण चौधरी व शोभालाल गुप्त द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया गया। जयनारायण व्यास ने इसे ब्यावर से प्रकाशित किया था। तो देखो, सबसे पहले क्या था? राजस्थान केसरी था। ठीक है, वही जब बंद हो गया तो उसकी जगह क्या आया? नवीन राजस्थान आ गया। ठीक है, नवीन राजस्थान भी भाई चलो बंद हो गया, तो उसकी जगह क्या आ गया अपने? तरुण राजस्थान। ठीक है, ये तीनों एक ही अखबार है, बस इनके नाम बदल दिए जब बंद हो गए तो। ठीक है, ये तो राजस्थान केसरी वर्धा से, और ये नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, ये दोनों कहाँ से? अजमेर से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, त्याग भूमि। इस समाचार पत्र की शुरुआत 1927 में हुई। ठीक है, हरिभा उपाध्याय व शेमानंद राहत द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया। त्याग भूमि, है ना, 1927, हरिभा उपाध्याय और शेमानंद राहत। यह समाचार पत्र गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहन देता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, त्याग भूमि से हम याद रख सकते हैं, त्याग सबसे ज्यादा त्याग किसने किया? गांधी जी ने किया है, तो गांधीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है। इसमें कुल 64 पेज होते थे, जिसमें 16 पेज केवल महिला से संबंधित होते। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 64 पेज, और जो 16 पेज थे वो सिर्फ महिलाओं से संबंधित होते थे। इसमें महिलाओं से 16 पेज वाले कॉलम को आधी दुनिया कहा जाता था, है ना। वो जो 16 पेज थे ना, उनको क्या कहते थे? आधी दुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 7। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आप लोग देख के चले जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके इस चीज़ का। क्या पता ये जो पेपर है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में, मेन एग्जाम में कुछ 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ले आए, इससे तो आपको फ़ायदा ही है। देखो, नुकसान तो कुछ है नहीं, तो दोस्तों तक शेयर कर दो, और वीडियो लाइक ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान महिला परिषद की बात हो रही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, शांता त्रिवेदी। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रजामंडल के आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में भाग लेकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाली शांता त्रिवेदी का विवाह उदयपुर के परसराम त्रिवेदी के साथ हुआ। 1947 में इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की, ताकि महिलाओं का समुचित विकास हो सके। तो हमें तो एक ही चीज याद रखनी है कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना 1947 में हुई, और कहाँ पे हुई? उदयपुर में हुई। किसने की? शांता त्रिवेदी ने। उनके पति का नाम परसराम त्रिवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? तो ये हम अभी देख ही चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 यही था वो।
तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं यहाँ से सब जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। 16, 32 और गोल, हम तो भाई मैथ्स का समझने लग जाएंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां होती है ये, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। सामंतों की श्रेणियां मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी, 32 द्वितीय श्रेणी और गोल तृतीय श्रेणी के सामंत उमराव कहलाए। मारवाड़ में राजवी राज परिवार के सामंत इन रेख, हुक्मनामा और चाकरी आदि करों से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त रखा। सरदार राज परिवार के अतिरिक्त और मुत्सदी अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए हो, और कनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर आए हुए सरदार नाम से विभाजित किए गए। तो देखो मेवाड़ राज्य जो है वहां पर सामंतों की श्रेणियां थी। एक तो क्या थी 16, ठीक है, ये प्रथम श्रेणी के थे। फिर द्वितीय श्रेणी के थे वो 32 कहलाए, और तृतीय श्रेणी के जो थे वो क्या कहलाए अपने कोल, ठीक है। और इसी हिसाब से इनको विशेषाधिकार जो प्रथम श्रेणी के होंगे उनको बहुत ज्यादा मिलते थे, ठीक है। फिर द्वितीय श्रेणी वालों को कम, गोल तृतीय श्रेणी वालों को और कम, ठीक है। फिर इसी तरह से देखो मारवाड़ में भी वर्गीकरण किया हुआ था सामंतों का। सबसे पहले क्या थे, राजवीस या राजवी होते थे, ठीक है, मैं राजवी लिख देती हूँ। फिर इसके बाद कौन से होते थे, सरदार होते थे। इसके बाद मुत्सदी, और इसके बाद लास्ट में गनायत। ये सबसे उच्च कोटि के होंगे, ये प्रथम श्रेणी के होंगे, फिर ये द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? असंगत बताना है हमें, पॉलिटिकल एजेंट और देशी रियासत है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल, ये गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं हम। 1857 में पीए पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, कौन कौन से हैं? जयपुर का कौन है? ईडन। जयपुर का कौन था? ईडन था। जोधपुर का मैकमोसन, कोटा का बर्टन, उदयपुर का शावर्स, भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का जेडी हॉल और प्रतापगढ़ का कर्नल रॉक, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको एक बार वापस याद कर देते हैं। मैं 2 बार इसलिए बोलती हूँ, 2-3 बार, ताकि आपको मतलब याद हो, साथ के साथ वीडियो देखते देखते याद हो, है ना, कोई चीज अगर आपकी छूट गई है तो देखो जयपुर का कौन है? ईडन है। कौन है? ईडन। इसके बाद जोधपुर का मैक मौसन, ठीक है। फिर कोटा का कौन है? बर्टन। कोट के क्या लगाए? बटन लगाए, तो क्या हो गया? बर्टन, ठीक है। उदयपुर का क्या है? शावर्स। उदयपुर में बारिश बहुत होती है तो क्या है? शावर, है ना। फिर भरतपुर का कौन है? मॉरिसन। और सिरोही का कौन है? जेडी हॉल। और प्रतापगढ़ का कर्नल रॉक। तो बीकानेर का क्या आ जाएगा अपना? तो ये जेडी हॉल जो है ये कहाँ का है? अपने सिरोही का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सुमेलित करना है हमको। ऐसे रख देती हूँ क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को दिखे। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए अब हम मिलान कर लेते हैं। सावित्री देवी भाटी जोधपुर, भगवती देवी उदयपुर, फिर इसके बाद लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर और कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा। तो देखो सावित्री देवी भाटी ये जोधपुर से है ना। रविंद्र सिंह भाटी कहाँ से चुनाव लड़े थे? जो उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एक मतलब इलेक्शन थे वो कहाँ से लड़े थे अध्यक्ष का? तो जोधपुर से लड़े थे, है ना। तो ये जोधपुर हो गया। भगवती देवी उदयपुर हो गया। फिर अपने लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर हो गया, और कुसुम गुप्ता कुसुम और कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आएगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, जो कि कब हुआ? ये 1913 में हुआ। इसके बाद दूसरा आएगा अपना नीमूचाणा कांड, जो कब हुआ? 1925 में। फिर इसके बाद तीसरा अपना आएगा चंडावल कांड, जो कि 1942 में हुआ, ठीक है। ये 42 में हुआ ये। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा डाबड़ा कांड, जो कि कब हुआ? 1947 में।
आपको पूरी डेट अगर नहीं भी याद है तो भी आप इसको सही कर सकते हो। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। इसके बाद नीमूचाणा जो कांड है वो 1925 में हुआ। नीमूचाणा कहाँ है? अलवर में है ये। इसके बाद चंडावल कांड जो है, ये चंडावल पाली में है, ये चंडावल, ये 1942 में हुआ। और इसके बाद लास्ट है डाबड़ा कांड जो कि नागौर में है, ये 1947 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 13, सोचिए 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। चलिए, ये मेले दे रखे हैं और कब होंगे ये मेले, वो डेट है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए हम देख लेते हैं। ये सारे मेले दे रखे हैं, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सबसे पहले अपने देव नारायण जी का मेला है, तो ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है ये। फिर इसके बाद आता है रामदेव जी का मेला, तो ये कहाँ पे लगता है? रूणीचा जैसलमेर में लगता है। और ये कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है ये। फिर इसके बाद वीर फत्ताजी मेला, तो ये अपने भाद्रपद शुक्ल नवमी को लगता है ये। और फिर सबसे लास्ट में आता है तेजा जी मेला, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पर्यटन स्थल जिला को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। 64 योगिनी शिव मंदिर कहाँ पे है? ये धौलपुर में है। फिर सोनी जी की नसिया, तो ये अपने अजमेर में है। फिर विजय राज राजेश्वर मंदिर, तो ये अपने डूंगरपुर में है। और कंसुआ शिव मंदिर कोटा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, नौटंकी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है ये। चलो अब नौटंकी के बारे में देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हाथरस यूपी से हुई है। ठीक है, हाथरस व कानपुर लिखा है पर मेनली हाथरस ही आता है। राजस्थान में नौटंकी हाथरस शैली से प्रभावित है। राजस्थान में नौटंकी के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर, है ना। तो ये ABCD जो है ये सारे हैं। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर भी है, एक SM भी है। पूर्वी राजस्थान के सारे जिले हैं। धौलपुर की नथाराम की मंडली प्रसिद्ध है। किसकी? नथाराम की मंडली, कोई ग्रुप होगा वो फेमस है इसके लिए। नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है ना, 9, देखो इसमें शुरू में ही है 9, तो 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है जिनमें प्रमुख क्या है? नगाड़ा है। इसके प्रवर्तक भूरीलाल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको भूरीलाल जी को। प्रवर्तक प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद कामा। इसकी प्रथम कलाकार जो है महिला कलाकार वो कौन है? मुश्तरबाई। कौन है? मुश्तरबाई। अन्य कलाकार कल्याण बद्री, आशा, कृष्णा कुमारी, गुलाल बाई, है ना। और देखो ये सारे अन्य कलाकार हो गई। और इसमें प्रमुख नौटंकी कौन कौन सी है? आला उदल, अमर सिंह राठौड़, हरिश्चंद्र, तारा, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, है ना, नल दमयंती, ये सारी नौटंकियां हैं। तो इसमें हमको मेन तो ये याद रखना है कि इसके कलाकार याद रखने हैं, इसके प्रवर्तक, और ये कहाँ पे है, मतलब है ना क्षेत्र इसका, तो ABCD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। आभूषण और अंग दे रखे हैं हमको, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। दामनी, तो दामनी कहाँ का आभूषण है? ये अपने सिर का आभूषण है ये। फिर इसके बाद तुलसी, तो तुलसी कहाँ का आभूषण है? कंठ का, यानी गले का आभूषण है। फिर आता है बुलाक, बुलाक नाक का आभूषण है। और अंगोटिया कान का आभूषण है। ठीक है, तो दामनी, सिर, तुलसी, कंठ, बुलाक, नाक, अंगोटिया, कान। ये देखो सिर के आभूषण दे रखे हैं हमको सारे। तो व्याख्या देख लेते हैं हम एक बार। सिर के आभूषण रिवाइज कर लेते हैं। रखड़ी, टीकड़ा, सांकली, मेमंद, दामनी, टीडी, भलको, सोहली, बोरला, गोफण, चूड़ामन और बिंदी। तो ये सिर के आभूषण की एक ट्रिक है जो उत्कर्ष के एक सर थे महेंद्र चौधरी सर, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी। और मैंने काफी साल पहले ये वीडियो देखा था, तो मुझे अभी भी याद है, तो मैं आपको भी वो ट्रिक बता देती हूँ, तो उससे आपको मतलब इजीली याद हो जाएंगे सिर के आभूषण।
जो सारे एग्जाम्स में काम आता है। चलिए हम एक बार वहाँ चलते हैं। तो ये अपने सिर और जो अपना शीश होता है उसके आभूषण है ये। शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर, टेडी है ना, टेडी बियर मांग रही है, मांग रही है। तो देखिए इससे काफी सारे आभूषण याद होंगे, जैसे शी, तो शी से क्या हो जाएगा, शीश फूल। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब है। फिर ये शीशे था, तो ये शेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, शेरा। क्या हो जाएगा ये, शेरा। ये सारे सिर के आभूषण है, शीश फूल, शेरा। फिर आता है मे, तो मे से क्या हो जाएगा, मेमंद। फिर शकल, तो इस शकल से होता है सांकली। क्या होता है, सांकली। फिर देखी, द से क्या हो जाएगा, देवाड़। क्या हो जाएगा, देवाड़। ये वाड़ है जो टेडी बियर, तो टेडी से क्या हो जाएगा, टिड्डी भलका, है ना। तो ट से देखो, टी डडी, टिड्डी भलका, ये एक सिर का आभूषण होता है, टिड्डी भलका। और टीका, ये दोनों टेडी से, ये दोनों हो जाएंगे आभूषण। फिर बियर, तो बियर से क्या होगा, देखो ब से बोरला और र से रखड़ी। फिर है मांग रही है, तो मांग से क्या हो जाएगा, मांग पत्र। क्या हो जाएगा, मांग पत्र। और एक होता है सिर मांग भी होता है, ठीक है, सिर मांग। ये थोड़ी राइटिंग खराब है, तो आप लोग जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ लेना, क्योंकि इसमें है ना हाथ से लिखा नहीं जाता है एक्चुअली। तो मैं रिपीट कर देती हूँ। शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है, ठीक है। तो शी से क्या हो जाएगा, शीश फुल हो जाएगा। और शे से शेरा हो जाएगा। मे से मेमन, शक्ल से सांकली, द से देवाड़। क्या लिखा है ये मैंने, देवाड़। जो टेडी, टेडी से क्या हो जाएगा, टिड्डी भलका। ये पूरा एक आभूषण है, टिड्डी भलका। और टीका, ये एक और आभूषण है, ठीक है। ये टिड्डी भलका और ये टीका। बियर से क्या हो जाएगा, बोरला और र से रखड़ी। मांग से मांग पत्र और सिर मांग, ये दो अलग आभूषण है। तो ये पूरी एक ट्रिक थी सिर के आभूषणों की, तो आप इसको याद रख लेना, लिख लेना कहीं पे। मुझे तो बहुत अच्छे से याद होती है ये। चलिए अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कंठ के आभूषण देख लेते हैं अब हम। थमणियों, थेरडो, आठ, झालरा, ठूसी, कंठी, ताबीत, धर, तिमणिया, तुलसी, मादलिया, खुंगाली, बागड़ी, हसली। एक इसमें इन्होंने मिस कर दिया है, कंठ वाले में बजंटी भी होता है एक आभूषण, ठीक है, जिससे काफी बार क्वेश्चन आया है। सही से लिख लेती हूँ मैं, बजटी, ठीक है, बजंटी। काफी बार क्वेश्चन आया, तो इसको आप ध्यान में रखना। और एक चंपाकली, ये दोनों भी गले के ही आभूषण है, ये चंपाकली और बजंटी, तो इनको भी ध्यान में रखना। फिर इसके बाद नाक के आभूषण आ जाते हैं, भंवर, कड़ी, नथ, लौंग, कांटा, चूनी, चोप, बारी, खीवण, भोगली, बुलाक, कोको, नखफूल, वेण, वेसरी, है ना, बलनी, ये सारे। तो इसमें से चोप, बारी, बुलाक इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कान के, ये सारे आप देख लेना, सुरलिया, पीपल पत्ता, अंगूठिया, झेला, लटकन, है ना, गूदड़ो, टॉप्स। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 17, निम्न को सुमेलित करना है। संप्रदाय और उसकी प्रमुख पीठ दे रखी है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। गूदड़ संप्रदाय, इसकी पीठ कहाँ है, दांतड़ा भीलवाड़ा में है। फिर नवल संप्रदाय जोधपुर में। फिर चरणदासी संप्रदाय, ये बीकानेर में। और अलखिया संप्रदाय दिल्ली में। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, नवल दास जी है। और मुख्य पीठ कहाँ पे है, जोधपुर में है। और इनकी रचना क्या है, नवलेश्वर अनुभव वाणी।
प्रवर्तक और पीठ याद रखनी है हमको, नवलदास जी नवल संप्रदाय के और पीठ जोधपुर में। फिर आता है अलखिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? लालगिरी, और इसकी पीठ जो है वो बीकानेर में है ना। बीकानेर में लालगढ़ भी है, लालगढ़ किला, तो हम उस हिसाब से याद रख सकते हैं। फिर आती है रचना कुंडलिया, अलख, स्तुति, प्रकाश, ठीक है। और सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के जो है वो इसके अनुयायी होते हैं। फिर आता है चरणदासी संप्रदाय, तो इसके प्रवर्तक चरणदास जी थे, ठीक है। और इनकी जो छतरी जो है मुख्य पीठ दिल्ली में है, ठीक है। ये राजस्थान से बाहर है, तो ये याद रखना है हमें। इसके 42 नियम थे और सदैव पीले वस्त्र धारण करते हैं ये लोग, है ना। और रचनाएं आप लोग देख लो आराम से। इसके एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि दो इनकी प्रमुख महिला शिष्य थी, सहजोबाई और दयाबाई, है ना। सहजोबाई ने सहज प्रकाश, 16 तिथि निर्णय, 7 बार निर्णय, ये इनकी रचनाएं थी। और दयाबाई की दया बोध और विनय मल्लिका थी। फिर आता है गूदड़ संप्रदाय, तो इसके जो प्रवर्तक थे संत दास जी थे, और ये गूदड़ जांचड़ा भीलवाड़ा में इसकी पीठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। ठटकी, थली, खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन मारवाड़ी करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ी बोली के बारे में व्याख्या है, कुवलय माला ग्रंथ में इसे मरु भाषा कहा गया है, ठीक है। कुवलय माला जो ग्रंथ है उसमें मरु भाषा कहा गया है। प्राचीन नाम इसका मरु भाषा था, ये पश्चिम राजस्थान में इसकी प्रधानता है। फिर आता है आरंभिक काल 8वीं सदी, साहित्यिक रूप इसका डिंगल है। उत्पत्ति जो है इसकी गुजरी अपभ्रंश से हुई है, तो आपको तो डिंगल जो इसका साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल, ये याद रखना है। और पिंगल जो है वो पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं उसका है ना। इसके बाद इसमें साहित्य कौन कौन से, मतलब जैन साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है ना। चारण साहित्य, मीरा के पद, राजियारा, सोठा, वेली किशन रुक्मणी, ढोला मारू, ये सब जो है मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं, है ना, डिंगल रूप में। इसकी उपबोलियां ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। तो मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, ठड्डी, थली, खैराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, कोड़वाड़ी, ये सारी जो है इसकी उपबोलियां है। और ये जो अपना ये मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, तो इसकी इधर वाली जो है ये सारी इसकी उपबोलियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का अपने को चयन करना है। इधर लेखक और ग्रंथ दे रखे हैं, तो इसका जो बी जो है वो असुमेलित हो जाएगा, यादवेंद्र शर्मा। ये मांझल रात नहीं है, तो ये किसकी है ये मांझल रात? तो ये अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है, उनकी ये रचना है। कौन कौन सी है उनकी और रचनाएं? तो मांझल रात, अमोलक वाता, अमोलक वाता ये पूरी एक ही है, ठीक है। फिर मूमल केरे चकवात, है ना। तो ये अमोलक वाता एक है, मांझल रात और मूमल केरे चकवात, बाकी सारे सुमेलित हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। सत्य प्रकाश जोशी की राधा है, श्रीधर व्यास रणमल छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीधर व्यास की रणमल छंद, और विजयदान देथा की सपन प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर जो है वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। व्याख्या देख लेते हैं हम भूमिज शैली की। यह उत्तर भारतीय अथवा नागर शैली की उपशैली है, ठीक है। नागर है ना, एक तो नागर शैली है और एक द्रविड़ शैली है। तो द्रविड़ शैली जो है वो तो अपने दक्षिण भारत की है, जिसे महाराष्ट्र में बने मंदिरों को हेमाडपंथी भी कहा जाता है। ये मंदिर अनेकांत शिखर व खुली छत वाले परिक्रमा पथ हेतु जाने जाते हैं। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर पाली में सेवाड़ी का जैन मंदिर है, ठीक है। लगभग 1010 से 20 ईस्वी के टाइम का है। इस शैली के प्रमुख मंदिर और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पुराना तो हमने देख लिया कि पाली में सेवाड़ी जैन मंदिर है, लेकिन और भी मंदिर इस शैली के। मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, रामगढ़ बारा का भिंड देवरा शिवालय, है ना, इम्पोर्टेंट। बिजौलिया का ओंडेश्वर मंदिर, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, रणकपुर का सूर्य मंदिर, चित्तौड़ का अद्भुतनाथ मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बादशाह मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नहीं है।
ये जो बादशाह मेला है, ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष में लगता है ये, ठीक है, होली के दूसरे दिन। और ये कहाँ पे भरता है? तो ये बादशाह ब्यावर में भरता है। इसमें बादशाह की सवारी निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्न को सुमेलित करें। ये वस्त्र दे रखे हैं आदिवासियों के और उसकी व्याख्या है इधर। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। ढेपाड़ा, ये क्या है? भील जनजाति के पुरुषों की तंग धोती है ये। फिर आता है खोएतु, तो ये कमर पर बंदी लंगोटी होती है। फिर पोतिया, तो ये पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र है ना, सर पे जो पगड़ी बांधते हैं उसी के टाइप का होता है, ठीक है, मोटा वस्त्र। फिर आता है अंगोछा, तो लाल या सफेद रंग के बेल बूटे छपा वस्त्र जिसे सिर पर बांधते हैं। तो हम थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी इसको सही कर सकते हैं। अंगोछा, पोतिया, ये सब वर्ड तो हमने सुना ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। निम्न में से सांसण जागीर से आशय है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चारण, पंडित व संगीतज्ञों को दी जाने वाली मुक्त जागीर जो है उसको क्या कहते हैं? सांसण जागीर कहा जाता है। तो ये इसकी देखो व्याख्या दे रखी है। ये पूरी इसकी व्याख्या है, काफी लंबी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा डिटेल में, ठीक है। मैं अगर इसको पढ़ने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा, मुझे और भी पूरे सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन 24 पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र है ना? तत्वाद्य यंत्र जो तारों से बजाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सुरमंडल, सुरिंदा, जंतर, रावणहत्था। ये सारे क्या है? तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है हमें। किले दे रखे हैं और इनके स्थल, मतलब वहां पे कौन से स्थल है किले के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अचलगढ़ में झाली रानी का माल्या नहीं है। कहाँ पे है झाली रानी का माल्या? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ठीक है। बाकी सारे सही है। चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल महल है। फिर मेहरानगढ़ में चोखेला महल है। रणथंभौर में जौरा भोरा महल है। और झाली रानी का माल्या कुंभलगढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चंबल नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल परियोजना के बारे में बात हो रही है। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश 50-50 के सहयोग से संचालित है। इस परियोजना में चंबल नदी के कुल 3 बांधों पर 476 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कुल उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 238 मेगावाट है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सत्य है और असत्य है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। केवल 2 और 3 असत्य है, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो है ये असत्य है। पहला वाला जो कथन है वो क्या है? अपने सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। चंबल परियोजना में चंबल नदी के कुल 3 बांधों पर 386 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। कितने मेगावाट का? 386, ठीक है, मेगावाट का। इसमें राजस्थान और एमपी की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 50-50 है, ठीक है, दोनों की आधी आधी है। और इसमें राजस्थान का जो विद्युत में जो हिस्सा है वो कितना है? 193 मेगावाट है। कितना है? 193 मेगावाट, यानी 50% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है और 50% एमपी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को सुमेलित कीजिए। कृषि जलवायु प्रदेश और उसके नाम दे रखे हैं। तो इसका डी ऑप्शन ये करेक्ट है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। फर्स्ट सी जो है वो कौन सा है? अतिशुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी क्षेत्र। फिर इसके बाद थर्ड बी, तो ये बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। फिर सेकंड ए जो है ये अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। और 4B क्या है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने हैं? 10 खंडों में बांटा गया है राजस्थान को। देखो फर्स्ट सी,
फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आएंगे? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और आंशिक भाग, चूरू का आंशिक भाग। फिर सेकंड बी, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, तो इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगा सिटी, सवाई माधोपुर ये सब आएंगे। फिर सेकंड ए में आ जाएंगे अंतस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, तो इसमें सीकर, चूरू है ना, ये सारे आ जाएंगे, झुंझुनू, नागौर वगैरह। 4B में आर्द्र दक्षिणी मैदान, तो दक्षिण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, सरलुम्बर है ना, ये सब आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न कथनों पर विचार करना है हमको। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा में महीन कण व जल धारण क्षमता अधिक है। पर्वतीय मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सभी सत्य है ना, सारे कथन क्या है? सत्य है। जलोढ़ मृदा जो है राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा क्या है? जल धारण क्षमता उसकी अधिक होती है। पर्वतीय मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। और लाल लोमी मृदा जो है वो दक्षिणी राजस्थान में अपने पाई जाती है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वगैरह में। और इस लाल लोमी मृदा का जो निर्माण है वो कायांतित चट्टानों के अपरदन से होता है। और काली मृदा जो है ये हाड़ौती जो प्रदेश है वहां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29, बनास नदी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? बनास नदी की। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है वो क्या है? असत्य है। बाकी दूसरा और चौथा जो है वो सत्य है। जो सत्य है हम उसको देख लेते हैं। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये पूर्णतः राजस्थान में। बाकी क्या है कि चंबल जो है वो राजस्थान से बाहर जाके यमुना में मिल जाती है ना। और बाकी जो भी दूसरी नदियां हैं, लूणी नदी है तो वो भी राजस्थान से बाहर जाती है। बनास नदी राजस्थान में शुरू होके राजस्थान में ही खत्म हो जाती है ना। बनास जो है चंबल में मिल जाती है, तो ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद बनास नदी का उद्गम बेरों का मठ खमनौर पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो उद्गम कहाँ से होता है? पहाड़ियों से होता है। तो ये दोनों सही है। अब इसके अन्य नाम जो है वो देख लेते हैं हम। वशिष्ठी, वन की आशा, वो वर्णाशा है। ठीक है, वशिष्ठी, वन की आशा, वर्णाशा। वागड़ की गंगा माही नदी का अन्य नाम है। ठीक है, वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और बनास नदी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ 3 नदियां आके मिल जाती है, इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। सिर्फ संगम होगा तो 2 नदियां आके मिलेगी, है ना, जैसे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है तो उससे गंगा का निर्माण होता है। वैसे ये 3 नदियां आके मिलती है तो इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और सबसे ज्यादा राजस्थान में बनास बनाती है। कितने बनाती है? 3 बनाती है कुल। पहला है रामेश्वर घाट में बनाती है, दूसरा राजमहल टोंक में और तीसरा बिगोद भीलवाड़ा में। तो रामेश्वर घाट जो है वहां पे बनास चंबल सीप का बनता है। ठीक है, फिर यहीं से जो है बनास चंबल में मिल जाती है। फिर राजमहल जो टोंक में है वहां पे बनास डाई खारी का बनता है। और बिगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़ज मेनाल ये तीनों नदियां मिल जाती है। और इसका जो उद्गम है वो खमनौर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेना, तीनों जो त्रिवेणी संगम है बनास के। चलो क्वेश्चन 30, असुमेलित युग्म बताओ। पर्यटन स्थल दे रखे हैं और पर्यटन सर्किट दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रेवासा धाम ये हाड़ौती सर्किट में नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है। रेवासा कहाँ है? सीकर में है। और हाड़ौती कहाँ है भाई? हाड़ौती तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, तो ये तो सीधा सीधा गलत है। तो इसका सही आंसर जो है रेवासा धाम जो है वो शेखावाटी सर्कल के अंदर आएगा। किस में आएगा? शेखावाटी सर्कल। ठीक है, बाकी सारे सही है, तो हम बाकियों को भी देख लेते हैं। भांडारेज ढूंढाड़ सर्किल में आएगा। त्रिपुर सुंदरी ये वागड़ सर्किट में आएगा। और मंचकुंड ये ब्रज मेवात सर्किट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे को बताना फिर वीडियो खत्म हो तो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
और देखो दोस्तों, इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि हाँ मतलब आप में डर पैदा हो इस टाइप से कुछ। मेरा तो इसको लाने का यही मकसद है कि जैसे हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ 4-5 फैक्ट हमारे और रेडी हो रहे हैं ना। तो 4-5 क्वेश्चन जो है और रेडी हो रहे हैं, तो लास्ट टाइम में मैं कुछ आपकी मदद कर सकूँ कि हाँ कुछ पॉइंट छूट गए हैं आपके तो आप उसको रिवाइज कर लो, है ना, कुछ नहीं है तो याद कर लो। और ये पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, तो जिसको मतलब ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं हो कि भाई इतना लंबा कौन देखेगा, तो वो सीधा टेलीग्राम से पीडीएफ लेके भी पढ़ सकता है पूरा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे, क्योंकि आगे जो एसआई और थर्ड ग्रेड जो वैकेंसी आएगी उसमें भी मैं सारे टेस्ट डालूंगी आप लोगों के। थर्ड ग्रेड तो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं और एसआई के भी सारे डालूंगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। कौन सी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है ना। जो ये हमारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल, इसको 2 भागों में कौन सी जो वर्षा रेखा है विभाजित करती है, तो उसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 25 सेमी समवर्षा रेखा। एक बार मैं समवर्षा रेखा जो है वो बता देती हूँ आपको। राजस्थान के मैप में, ये हमारा राजस्थान का मैप है, ठीक है। ये इधर का जो ये पश्चिमी भाग जो है, ठीक है, ये पश्चिमी भाग है और ये अपना अरावली का क्षेत्र है, ये अरावली है और ये पूर्वी मैदान है, ठीक है। तो ये जो 25 सेमी वर्षा रेखा है ये पूरे पश्चिमी भाग को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये 25 सेमी वर्षा रेखा है, ठीक है। तो ये अपने जो मरुस्थलीय भाग है उसको 2 भागों में बांटती है और 40 सेमी जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। ये 40 सेमी वर्षा रेखा है। कितनी है ये? 40 सेमी वर्षा रेखा, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर स्थित है, ठीक है। ये 50 सेमी वर्षा रेखा जो अरावली पर स्थित है और ये पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। तो मैंने आपको 3 वर्षा रेखाएं बता दी है। एक तो 25 सेमी जो मरुस्थल भागों को 2 भागों में बांटती है, फिर 40 सेमी ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है और 50 सेमी ये जो है पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 निम्न में से कौन सा समूह बालू का स्तूप का सही प्रकार है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सब्रकाफी सीव पैराबोलिक। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार होते हैं, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का होता है ना। तो बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार है और मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान है। और सबसे ज्यादा जो है ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये भालेरी चूरू में मिलते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर सीफ, बरखा निर्माण के दौरान पवन की दिशा परिवर्तन के कारण एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, तो उसको सीफ बालू का स्तूप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 उत्तर अरावली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, उत्तर अरावली का विस्तार सिंघाना झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। टॉडगढ़ 937 मीटर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। उत्तर अरावली में मुख्यतः क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। चौथा पॉइंट, उत्तर अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही कथनों को चयन करना है। कौन कौन से सही हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, केवल 1 व 3 जो है वो सही है ना। कौन कौन सी? 1 और 3 जो है वो सही है, ये दूसरा वाला गलत है, टॉडगढ़ नहीं है उसकी सर्वोच्च चोटी। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे सर्वोच्च चोटी है ना। कौन सी? रघुनाथगढ़। टॉडगढ़ मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है ना। ये मान लो ये अरावली है, ठीक है। ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। ये उत्तरी है, मध्य और दक्षिण। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। फिर इसके बाद मध्य अरावली की कौन सी है? टॉडगढ़। और दक्षिण अरावली की गुरु शिखर, सबको पता ही है, सिरोही में है ये गुरु शिखर,
ठीक है। और इनकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं, इनकी आपको लंबाई भी याद रखनी है। कितनी ऊंची है रघुनाथगढ़? 1055 है। रघुनाथगढ़ कितनी है? 1055 मीटर। टॉरगढ़ जो है ये 937 मीटर है। और गुरु शिखर सबको पता ही है 1722 मीटर। उत्तरी अरावली में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता है। अरावली में सबसे ज्यादा दर्रे जो है वो मध्य अरावली में पाए जाते हैं। मध्य अरावली जो है कहाँ पे है? मेनली अजमेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34, निम्न युग्मों में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। इधर पठार और इसके जिले दे रखे हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। काकनवाड़ी पठार चित्तौड़गढ़ में नहीं है ये। काकनवाड़ी और क्रांस का पठार जो है ये अलवर में है। कहाँ पे है काकनवाड़ी पठार? ये अपने अलवर में है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा पठार है? मेसा का पठार और मानदेसरा का पठार है। ठीक है। काकनबाड़ी क्रास का ये अलवर में है। मेसा का पठार मानदेसरा ये अपने चित्तौड़ में है। बाकी सारे देख लेते हैं। बोराट पठार उदयपुर में है। आबू पठार सिरोही में। लसाड़िया का पठार सलुम्बर में। ठीक है। सलुम्बर नहीं आता है तो आपको उदयपुर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्न में से मीठे पानी की झीलों का समूह है। तो इसका ए ऑप्शन जो है, ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। फॉयसागर, कायलाना, उदय सागर। तो फॉयसागर कहाँ है? अजमेर में। कायलाना जोधपुर में। और उदय सागर जो है ये उदयपुर में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। ये मैंने आपको बता ही दिया है। कायलाना जोधपुर में है, उदय सागर उदयपुर में है। इसमें फॉयसागर में बांडी नदी से पानी आता है। राजस्थान की दूसरी अकाल राहत कार्यों में बनी झील है। ठीक है। अकाल राहत कार्यों के लिए बनी थी उस टाइम। कायलाना जो है ये जोधपुर में है। राजीव गांधी ये लिफ्ट आएगा। ठीक है। लिफ्ट कैनाल से पानी इसमें लाया जाता है। इसके बाद उदय सागर झील जो है उदय सिंह ने निर्माण करवाया था। और नदी कौन सी है? आयड़। उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी बेड़च कहलाती है। ठीक है। तो कहाँ पे है ये सारी याद रखनी है। दूसरी बात ये कि नदी कौन सी है, तो फॉयसागर की बांडी है। कायलाना में जो इंदिरा गांधी का पानी आता है। और उदय सागर में आयड़ नदी जो बेड़च कहलाती है उसका पानी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये खारे पानी की झीलें दे रखी है, देखो सांबर, रूपनगढ़, खारी, तुर्तमती, काछोर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलत युग्म को पहचानिए। खनिज दे रखे हैं और उनकी खान दे रखी है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। जिप्सम, पलाना, ये गलत है। पलाना जो है वो लिग्नाइट उत्पादित होता है ना। लिग्नाइट यानी कि कोयला। ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो है वो पलाना से उत्पादित होता है। चलिए बाकी सारे सही हैं तो वो हम देख लेते हैं। यूरेनियम, इसकी खान कौन सी है? कुराड़िया। तांबड़ा की राजमहल, ये टोंक में है। और गुलाबी संगमरमर ये बाबरमल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण एवं दशकीय शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, कोटा और डूंगरपुर जो है। चलिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, न्यूनतम बतानी है हमको दशकीय वृद्धि दर। ग्रामीण जो है सबसे कम जो कोटा में जो है वृद्धि हुई है। ठीक है। और शहरी में जो है सबसे कम डूंगरपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सुमेलित करना है हमको संरक्षित क्षेत्र और मुख्य वन्यजीव वहाँ पे कौन सा पाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान कर लेते हैं। सुंदा माता जो ये जालोर में है, तो ये भालू के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है आमागढ़, तो ये अपने लेपर्ड के लिए। फिर बाघ दर्रा, तो ये अपने मगरमच्छ के लिए। और बीसलपुर ये अपने पायथन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, असत्य कथन का चयन करना है अपने को। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। क्योंकि देखो ये भारत है। ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट है इधर की तरफ, है ना। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है अपना। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये उत्तर की ओर मतलब कम है इसकी ऊंचाई। जैसे जैसे आप दक्षिण में जाओगे इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। तो ये दक्षिण में अधिक ऊंचा है। बाकी सारे सही हैं। हम देख लेते हैं। पश्चिम घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही है ये।
ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ठीक है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है ना। नर्मदा और तापी इधर इधर से निकलती है और फिर गिर जाती है इधर अरब सागर में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी है। कितनी है? 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अतः कथन बी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी सत्य है। दो समानांतर भागों में फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियां सक्रिय होती है। नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदी भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण है। और डी भी सत्य है। और कथन ए सही नहीं है, क्योंकि पश्चिम घाट का दक्षिण क्षेत्र अधिक ऊंचा है ना, जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से भी जाना जाता है? और क्या नाम है इसका? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके लिए मैं आपको वापस से एक बार मैप बना लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी। ये पश्चिम तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक है। ये पश्चिम तटीय मैदान का जो ये उत्तरी भाग है, इसको तो बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं? कोंकण, जिसमें ये अपना गोवा वगैरह ये सारा, ठीक है, क्षेत्र आ जाता है। और ये जो दक्षिणी भाग है, इसको बोलते हैं अपन मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। इसके बाद पूर्वी वाले जो उत्तरी जो क्षेत्र है, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। उड़ीसा वाला जो तटीय क्षेत्र है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला। और ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला, इसको बोलते हैं अपन कोरोमंडल, ठीक है, जहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत का पश्चिम तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट शामिल है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तर तटीय भाग तक है, जबकि कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। यही मैंने जो आपको समझाया है, ये इन्होंने नदियों के संदर्भ में समझा दिया है कि भाई गोदावरी से कृष्णा तक का जो क्षेत्र है, इसको तो बोलते हैं अपन उत्तरी सरकार, और कृष्णा से कावेरी तक का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सूची 1 और 2 को हमें मिलान करना है और सही कोड का चयन करना है। सूची 1 स्थल दे रखा है और सूची 2 नदियों का संगम दे रखा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर नंद प्रयाग, तो इसका विष्णु, गंगा, नंदाकिनी। फिर इसके बाद कर्ण प्रयाग, तो यहाँ पे अलकनंदा, पिंडर, और देव प्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है ना। जो ये प्रायद्वीपीय जो भारत है, इसमें अपने पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं, उनका हमें क्रम बताना है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई, ये सही क्रम है ना। सबसे पहले क्या आएगा? सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और सबसे लास्ट में वेंगई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 43। निम्न में से भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा होती है? तो इसका डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन तो, है ना। जैसे अब नहीं भी आता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई भारत के जो ऐसे ऐसे जाती है ना, तो ये कैसा हो गया? ये जब हम इसको ऐसे लगाएंगे तो ये क्या हो गया? ये दक्षिण पश्चिम हो गया। और कहाँ जा रही है? उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये अपने दिशा निकल गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और देखो इसकी व्याख्या में एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है ना, इसकी उल्टी हो जाएगी। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्न में से अशुद्ध संधि शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध संधि कौन सी है? तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सरयू प्लस उर्मी, सरयूर्मी, ये गलत है।
सही क्या हो जाएगा? सरयू प्लस उर्मी, है ना। ये देखो ये मात्रा यहाँ पे, ये छोटी सी देखो कितनी माइनर सी है, लेकिन है ना, तो इसका हमें ध्यान रखना होगा। बोलने में तो ये एक जैसे ही लगते हैं, ठीक है। बाकी सारे क्या है? सही है। तो वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस वधुर, क्षिति प्लस ईश क्षितिज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से अशुद्ध संधि वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संख्या प्लस आगमन संख्यागम गलत है ये। इसमें क्या होगा? सखी प्लस आगमन संख्यागम, ठीक है। सखी प्लस आगमन संख्यागमन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। निम्न में से किस विकल्प में सही समास विग्रह का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए देखते हैं इसके विकल्प। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो रेल यात्रा, रेल की यात्रा, ये गलत है ना। सही समास विग्रह नहीं है। सही क्या होगा? रेल के द्वारा यात्रा। रेल की यात्रा थोड़ी हो रही है, हम यात्रा कर रहे हैं किससे? रेल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। सामासिक शब्द दे रखा है और समास का नाम दे रखा है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अनदेखा अव्ययीभाव समास ये गलत है, असुमेलित है। सही क्या होगा? अनदेखा, ये अन तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 48। ऐसे असंगत उपसर्ग के प्रयोग वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दुर उपसर्ग जो है ये सारे क्या है? असंगत है, ठीक है। दुर उपसर्ग जो है उसमें क्या है? दुर्लभ, दुर्जय, दुर्दिन, दुर्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है। असत्य कथन का हमें चयन करना है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अंतर जातीय शब्द में अंतर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये क्या है? अपने असत्य है ना। तो इसमें जो है अपने को ये अंतर जातीय कैसे बनेगा? इसमें सिर्फ अंतर लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, ये हलंत भी दे रखा है, अंतर के नीचे र के नीचे हलंत है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये असत्य है, बाकी सारे कथन क्या है? सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से असुमेलित विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टुंडिल ये अपवादवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। ये तुडिल जो है ये संबंधवाचक या विशेषणवाचक तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से असंगत युग्म शब्द का चयन करना है हमें। इधर युग्म शब्द दे रखे हैं और इधर इनके अर्थ दे रखे हैं, है ना। ये मतलब सेम सेम होते हैं वर्ड, लेकिन इनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। जैसे चित चित है, तो इनका मीनिंग दोनों का अलग होगा। तो हमें इसमें से असंगत जो गलत है वो हमें चयन करना है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभिसार और अभिसार, ठीक है। तो इसका ये अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है? जो पहला वाला अभिसार है ना, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, उसका अर्थ तो क्या होता है? प्रेमी से चिपकर मिलना, है ना, जो आप सब लोग करते ही हो, है ना। और जो ये बड़ी ई की जो मात्रा है अभिसार, इसका अर्थ क्या है? आक्रमण। क्या है इसका मतलब? आक्रमण, ठीक है। तो जो अभिसार छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ है प्रेमी से छिपकर मिलना, और बड़ी ई की जो मात्रा है उसका अर्थ है आक्रमण। जबकि यहाँ पे क्या उल्टा लिख दिया था। बाकी सारे शब्द भी हम देख लेते हैं, अच्छे शब्द हैं। अहम और अहम, है ना, एक के पीछे हलंत है, एक के पीछे नहीं है। तो अहम का मतलब होता है अहंकार और अहम का मतलब होता है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट खेर और खैर। खेर मतलब कक्षा, खैर यानी कि कुशलता, है ना। सब ऐसे पूछते ना, सब खैरियत यानी कि सब सही है क्या, है ना, तो वो वाला खैर। फिर आता है चित और चित्त। तो इस चित्त का मतलब तो होता है सिर के बल, और इस चित्त का मतलब होता है मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 52। निम्नलिखित युग्म शब्दों पर विचार कीजिए, ठीक है। युग्म शब्द दे रखे हैं और उनके अर्थ। उपयुक्त में से कितने शब्द युग्म सही सुमेलित है? कितने सही सुमेलित है? तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 जो है सही सुमेलित है, और वो 2 कौन कौन से हैं?
तो देखो डांट और डांट और ये धारी और धारी, ये दोनों क्या है, सही सुमेलित हैं। डांट यानी कि फटका और डांट यानी कि टेक। फिर धारी यानी कि झुंड और धारी यानी कि धारण करने वाला। और जो असुमेलित है वो दो है। कौन कौन से हैं वो दो असुमेलित वाले भी हम देख लेते हैं। जीरा और जीरा, बहस कवच और धाती धाती, धरोहर स्थिरता, है ना। तो आप इसको आराम से देखना, मैं तो थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और भी क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन 53, निम्न में से असंगत विलोम शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। ना असंगत विलोम शब्द बताने हैं हमको, तो इसमें सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी जो है वो असंगत है। कुलटा का विलोम क्या होता है, पतिव्रता। क्या है, कुलटा का पतिव्रता। बाकी सारे विलोम सही हैं, तो हम देख लेते हैं। आद्य का अंत हो जाएगा, पुरुष का कोमल, उत्तेजन का प्रशमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, असंगत विलोम शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूर्छित, गायब, ये गलत है। मूर्छित का क्या होगा, सचेत, है ना। मूर्छित यानी कि बेहोश, तो उसका क्या हो जाएगा, सचेत। बाकी सारे सही हैं, उनको देख लेते हैं। ध्वंस का निर्माण, बाह्य का अभ्यंतर, भौतिक का आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से असंगत पर्यायवाची वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बाघ जो है इसके ये पर्यायवाची नहीं है। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, कुत्ते के हैं, ठीक है। कुत्ता का होता है शुनक, सारमेय, मृगारी, सोनहा, है ना। बाकी सारे सही है, तो आप लोग आराम से इसको देख लेना। जैसे मछली का है मत्स्य, मीन, शफरी, झक, मकर, है ना। भैंस का है महिषी, कासरी, सैरी भी, पापा। फिर तरकश, तुणिन, तूणीन, निशंग, तूण, उपासंग, ये सारे जो है इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, निम्न में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। सूर्य के पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सुधांशु, विधु। इसमें से देखो सुधांशु और जो विधु है ये दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी सारे सूर्य के हैं, लेकिन ये दो जो है चंद्रमा के हो गए हैं, इसलिए ये गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, है ना। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वो वाला क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रश्न करना अत्यधिक कठिन हो, दुस्तर नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, दुराराध्य। जिससे प्रश्न करना अत्यधिक कठिन हो तो दुराराध्य। बाकी सब सही है, तो उनको भी देख लेते हैं। जिसको पकड़ने में काफी कठिनाई हो, दुराग्रह। इंद्रियों को नियंत्रित रखना, यमन। और जिसे समझना सरल नहीं हो, दुर्बोध। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 58, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। जो ज्यादा बड़ा नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, नाती दीर्घ। फिर बदले में किया गया उपकार, तो इसका होता है प्रत्युपकार। बदले में प्राप्त होने वाला उत्तर, तो इसका होगा प्रत्युत्तर। बदले में लगाया गया आरोप, प्रत्यारोप, है ना। तो ये तो इजी था, आप इसको खुद गैस करके भी कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है शुद्ध हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चिकीर्षा, छिपकली, दुस्वपन, फिर दावाग्नि, तदंतर, ये सारे जो है शुद्ध हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हम। क्वेश्चन 60, निम्न में से किस विकल्प के दोनों शब्द अशुद्ध हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रमाणीकरण, पुनर्जन्म, दोनों ही क्या है, अशुद्ध है, ठीक है। और इसका जो सही जो लिखा गया है वो देखो कैसे लिखा है। ये प्रमाणीकरण तो शुद्ध ही था, लेकिन ये पुनर्जन्म जो है देखो, ये ज के ऊपर र की मात्रा आएगी, है ना। और ये प्राणी, वृद्ध, ये भी क्या है, गलत था, तो इसको भी इन्होंने सही कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। तो आप इसको देख लो। 61,
निम्न में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? क्या है वचन संबंधी अशुद्धि? तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वहां सब श्रेणी के लोग उपस्थित हुए, है ना, जबकि क्या होगा, वहां सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हुए, है ना। वचन संबंधी था, है ना, तो वचन हमने चेंज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमें कभी भी परस्पर एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, ये गलत है। व्याख्या क्या है? परस्पर व एक दूसरे समानार्थी शब्द है। या तो हमें एक दूसरा यूज करना है या फिर हमें परस्पर यूज करना है, दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं करना है, ठीक है। या तो हम ऐसे बोल दे कि हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, या हमें कभी भी परस्पर लड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से असंगत अर्थ वाले मुहावरों का चयन करना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शैतान की आंत बहुत बुरी बात, ये गलत हो जाएगा अपने। शैतान की आंत यानी कि लंबी बात, ठीक है, इसका अर्थ है इस मुहावरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। सूची 1 और 2 को हमें सुमेलित करना है। तो मुहावरा और उसका अर्थ दे रखा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। पहला है नाक का बाल होना, तो इसका सही आंसर है अत्यधिक प्रिय होना। नेक्स्ट दमड़ी के तीर होना, दमड़ी के तीन होना, तो इसका क्या है? सस्ते होना। फिर आता है चौदहवीं का चांद यानी कि अति सुंदर, और सबसे लास्ट में आ जाता है अपने खून खुश्क होना यानी कि भयभीत होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ी फूक, आशाओं को निराशा में बदल देना, ये गलत है। इसका मतलब क्या होता है? मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। तो दोस्तों ये मैंने आपको 65 क्वेश्चन तक करा दिया है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस जो है मैं अगली वीडियो में डाल दूंगी। अभी साथ के साथ ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग देख लेना इनको, दोनों वीडियो डाल रही हूँ मैं। और दोस्तों मैंने कलाम की भी टेस्ट डाल दिए हैं, और बूस्टर का भी मैंने टेस्ट 1 डाल दिया है, तो आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है ये सारे ही टेस्ट, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस जो है मैं अगली वीडियो में डाल देती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, तो इतना लंबा वीडियो फिर मेरे को भी प्रॉब्लम होती है, और आप लोगों को भी बोरिंग फील होता है, यार ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, है ना। तो इसलिए अगला वीडियो बना रही हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद दोस्तों।